आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं S12 अपने सीरीज का 12वां पेपर कर रहे हैं एस सीरीज का। पहला क्वेश्चन लिखा गया है इसमें, एक कार्य पर एक साथ काम करते समय अमित और सुमित को क्रमशः 600 रुपये और 400 रुपये मिलते हैं। यदि अमित को कार्य को अकेले 12 दिन में कर सकता है तो सुमित को कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था वर्किंग टाइम का। यहाँ पे जो देखो मजदूरी दी गई है, बात कर रहा है अमित और सुमित की, अमित और सुमित की, इनकी जो मजदूरी का अनुपात है, वेज का अनुपात है, वो कितना दिया गया है 600 और इसका कितना है 400। तो भाई जो क्षमता का अनुपात होगा वही मजदूरी का अनुपात होगा। क्षमता के अनुसार पैसा मिलता है आदमी को, यानी कि क्षमता का अनुपात नीटा का जो रेशियो होगा वो यही हो जाएगा, जो इसका है 3:2, ये अनुपात हो जाएगा। लेकिन समय का अनुपात क्षमता के अनुपात के रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा इनका, हो जाएगा 2:3। क्या हो जाएगा 2:3। बात क्लियर हो पा रही है, 2:3। अब वो कह रहा है यदि अमित को कार्य को अकेले 12 दिन में कर सकता है, अमित कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में कर सकता है। तो 2 का मतलब 12, 3 का मतलब कितना होगा 2 6 12 और 3 गुणा 6 कितना हो जाएगा 18। तो सुमित उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है 18 दिन में कर सकता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा वाला लिखा गया है, एक आकृति दी गई है, ये आपकी आकृति है इस तरीके से। यहां पे पॉइंट दिया गया ए बी है, ये सी दिया गया है, ये डी दिया गया है। ए वाला कोण आपका सी दिया गया है एंगल में, छोटा स्मॉल सी, ए स्मॉल बी दिया गया है, ए स्मॉल ए, ये 30 है और ये 80 दिया गया है। कह रहा एडी समांतर बीसी है। एडी के समांतर क्या है बीसी है, एडी समांतर बीसी। ये वाली लाइन आपस में कैसी है समांतर रेखाएं। पूछ रहा ए प्लस बी का मान क्या होगा, हमको निकालना बेटा ए प्लस बी का मान। आप ये समझिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। 180 होगा तो यहाँ 8 3 11 110 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, ए की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 70। 8 3 11 11 70 कितना हो जाएगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। त्रिभुज ए बी और सी की बात करें तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 70। दूसरा कह रहा है बी का मान। बी का मान कैसे निकाल लेंगे हम लोग, और यहाँ पे एक वैल्यू और दी गई 40। यहाँ पे वैल्यू कितनी दी गई 40। अगर दो रेखाएं हैं, एक आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, आपकी त्रियक रेखा है, तो ए वाला कोण और ए वाले कोण आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। किससे होंगे अंतः एकांतर से बराबर। किससे हो जाएंगे अंतः एकांतर से, इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। तो ए वाला 40 है तो ए वाला भी आपका कितना हो जाएगा 40, ये वाला भी 40। तो इन दोनों का जो योग आएगा वो कितना आएगा 110। इन दोनों का जो योग आएगा वो कितना हो जाएगा 110। तो 2 का ऑप्शन पहला हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। तीसरा नंबर सवाल लिखा गया है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर है, तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये वाला क्वेश्चन में आपको चित्र कैसे बनाना है, ये देखना है कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 21। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 21। एक की वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10, दूसरे की वृत्त की त्रिज्या कितनी है 17। 17 10 कितना हो जाएगा 27। 17 10 कितना हो जाएगा 27। अगर उनके केंद्रों के बीच की, हमेशा दो जब भी वृत्त बनाओ तो ऐसे बनाना है आपको, केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 21 है। केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 21 है। एक का केंद्र ए है, एक का केंद्र ए है। एग्जाम में चित्र बनाने का तरीका ये आपके होना चाहिए। केंद्रों के बीच की दूरी 21 है,
यदि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 10, पहले वाले की त्रिज्या कितनी है 10 है, अगर मान लो 10 है तो यहाँ पे गुजरेगा, ये वाला वृत्त इस तरीके से गुजार दो, ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका 10 हो गया, पूरा 21 था, पूरा 21 था। दूसरा कह रहा है और 17 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 17। अब बताओ यहाँ कितना बचा हमारे पास, 11 बचा। अब अगर 11 बचा हो तुम्हें त्रिज्या कितनी चाहिए 17 चाहिए, तो इसका मतलब है ये वाला दूसरा वाला वृत्त इसके अंदर से गुजरेगा नहीं गुजरेगा, इस वाले की क्या हो जाएगा अंदर से गुजरेगा। चित्र बनाने का तरीका आपका यही है, तो आप इसके अंदर से गुजरेगा। तो हमारी जो यहाँ बची थी वो 11 बची थी, यहाँ कितना बची थी 11, 21 हो गया। अब हमें 17 चाहिए, तो 11 और यहाँ कितना चाहिए होगा हमको 6, यहाँ तक मान लो यहाँ से कोई वृत्त गुजार दो, तो यहाँ अगर यहाँ से कोई वृत्त गुजरेगा ऐसा तरीके से, यहाँ से कोई वृत्त गुजर गया, अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाला आपका 10 है, ये आपका 10 है, ये आपका 11 है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका पूरा 17। आगे लिख रहा है और केंद्रों के बीच की दूरी कैसे, तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करना। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, ये वाली जीवा की लंबाई, इसे कहते हैं उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। आपको क्या करना था बेटा, यहाँ पे एक अगर इसकी त्रिज्या 10 है तो इसकी त्रिज्या भी यहाँ भी कितना होगा 10 होगा, ये कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये 10 है, ये 17 है। अब हमको क्या निकालना है, वो जी ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास टोटल है 21, ये वाली रेखा हमारे पास 21, ये वाली रेखा हमारे पास कितनी है टोटल 21। अगर ये त्रिभुज दिया गया, आप समझिए ये त्रिभुज भी आया हमारे पास, ये 10 है, ये 17 और 21 है, 21 है। और हम कहें आपको इतनी ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कैसे निकालेंगे आप, ये वाली ऊंचाई, इसका आधा पार्ट, इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो आप समझेंगे यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीके से लगा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक हीरोन्स फार्मूला से लगा देंगे, एक 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से लगा देंगे। यहाँ पे अगर हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे एक आपका सूत्र लगेगा S बराबर डेल्टा बराबर S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। दूसरा हो जाएगा 1/2 21 गुणा H। अब आपको 21 इंटू H 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, S का मान निकाल लो। यहाँ पे S का मान कितना होगा 10, 17 का 17 और 10 कितना हो जाएगा 27, 27 और 21 कितना हो जाएगा 48, 48 का आधा कितना हो जाएगा 24। बात क्लियर हो पा रही है, 7 और 1 8 हो जाएगा, 2 2 4 48 हो जाएगा, 48 का सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 24। S की मान कितना आ जाएगा 24। अगर S 24 है तो आप यहाँ समझिए यहाँ कितना हो जाएगा 24, और 24 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 24 में से 10 जाएगा 14, 24 में से 17 जाएगा, 24 में से 17 जाएगा कितना बचेगा 7, 24 में 17 जाएगा कितना बचेगा 7, और 24 में से 21 जाएगा कितना बचेगा 3, बराबर हो जाएगा 1/2 21 गुणा H। ये हम लोग पूरी प्रक्रिया बना रहे थे, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करें, देखो इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ 14 है तो यहाँ 14, यहाँ 7 है, तो यहाँ और क्या हो सकता था, यहाँ देख लीजिएगा 24 को लिख सकते थे हम लोग 8 3 24, क्या लिख सकते थे 8 3 24, या ऐसा लिख दो 4 दूनी 8 3 24, बाकी हमारे सब काम बन जाएगा। यहाँ 14 हो जाएगा, 14 को लिख सकते 2 गुणा 7, 14 को लिख सकते 2 गुणा 7, यहाँ गुणा 7 गुणा 3। अब आपको समझ में आ गया होगी बातें कि यहाँ से 2 7 से 1 7 बाहर निकलेगा, 2 3 से 1 3 बाहर निकलेगा, और 4 चौको 16 से 4 बाहर निकलेगा। ये हमारा इसका वर्गमूल आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/2 21 गुणा H। 7 21 से 21 कट जाएगा, 4 दूनी 8, H बराबर हो जाएगा 8। अगर इसकी ऊंचाई 8 है, अगर इसकी ऊंचाई 8 है तो पूछा क्या गया था, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई इतनी 8 है तो इतना ही इसी टाइप का इसी प्रकार बनेगा, ये भी सर्वांग समत्रिभुज होगा, तो ए वाली ऊंचाई इसकी ऊंचाई कैसे होगी बराबर होगी। तो अगर ए 8 है तो ए भी 8 हो जाएगा, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, तो तीसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चित्र बनाने पे ध्यान रखना, ऐसे सवालों में पहले हम लोग हमेशा केंद्रों के बीच की दूरी निकालते हैं, केंद्रों के बीच की दूरी को रख करके बनाते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, क्लियर हो पा रहा है।
चौथा नंबर सवाल लिखा गया है 2 1 प्लस साइन थीटा और फिर लिखा गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। देखो 2 जो का 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। अब आप देखें यहाँ लिख सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा कितना 2, बचेगा कितना आपका 2। ऑप्शन आपका डी, चौथे का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखें, पांचवा नंबर क्वेश्चन लिखा गया 864 प्लस 548 का होल स्क्वायर, 864 प्लस 548 का होल स्क्वायर प्लस 864 माइनस ये लिखा गया। ठीक है, अगर आप देखें इसको ए मान लो, 864 को ए मान लो, ये इसको बी मान लो, बस मान लो इसको बी मान लो, ए है ए बी है, ये लिखा क्या गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोला जाए तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कितना, अगर सूत्र खोला जाए तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोलिए इसका फॉर्मूला करिए, 2ab कट जाएगा, क्या बचेगा 2a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, बटे कितना है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कटेगा आपका कितना आ जाएगा 2 आएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन 2 होगा, आंसर बी। पाँचवें का कितना हो जाएगा बी। छठवां नंबर देखिएगा सवाल, छठवां नंबर में लिखा गया है 2 दांतेदार पहिए एक दूसरे से सटकर चलते हैं, एक पहिए में 25 दांतें हैं, दूसरे में 23 दांतें हैं। यदि बड़ा पहिया प्रति मिनट 75 चक्कर लगाता तो छोटा पहिया 12 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। 2 पहिया, जैसे आपने चक्की वगैरह में देखा होगा, एक पहिया ये है, ये बड़ा पहिया हो गया थोड़ा सा, इसमें ऐसे दांतें लगे रहते हैं ना, ऐसे दांतें, जब एक पहिया चलता है इस तरीके से इसमें दांतें लगे हैं। इसमें कह रहा है जो दांतों की संख्या है यहाँ पे वो कितनी है 25 है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ पे जो दांत हैं वो कितने हैं 25, यहाँ पे जो दांतें हैं वो कह रहा 30 है। होता क्या, जब एक पहिया चलता दूसरा अपने मन से चलने लगता है, यही होता है चक्की में। इसमें 25 दांतें हैं, इसमें 30 दांतें हैं। अब कंपेरिजन कराना, कंपेरिजन के लिए हम लोग एलसीएम ले लेंगे। हम मान के चलें कि दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 150 दांत हैं, 25-30 दांत की जगह हमने कितने दांतों की बात कर ली है 150 दांतों की बात कर ली है। अगर 150 दांत है तो इसको कितने चक्कर कवर करना, 150 दांतों के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसको इस छोटे वाले को लगाने पड़ेंगे 6 चक्कर, 25 छक्का 150, 6 चक्कर। अगर 25 दांत में एक चक्कर कवर करता है तो 150 दांत में कितने चक्कर कवर करना पड़ेगा 6 चक्कर, 6 चक्कर 150 दांत को कर लेंगे, कवर कर लेंगे। यहाँ पे कितना है, यहाँ इसको कितने चक्कर लगाना पड़ेगा, एक चक्कर में 30 दांत कवर करता है तो कितना हो जाएगा 5 चक्कर।
अब हमने कंपेरिजन निकाल लिया, ये 6 चक्कर चलता है, ये 5 चक्कर चलता है, ये 6 चक्कर चलता है तो ये 5 चक्कर, बड़ा वाला कम चलेगा, बड़ा वाला कितना चक्कर लगाना पड़ेगा 5 चक्कर, छोटा वाला कितने चक्कर 6 चक्कर। आगे लिख रहा है यदि बड़ा पहिया प्रति मिनट 75 चक्कर लगाता है, बड़ा पहिया यही वाला था, बड़ा पहिया को 75 तक करने में क्या करना पड़ेगा हमको, 75 चक्कर लगाता है वो कह रहा है 1 मिनट में जी, 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा 75, कितने गुणा करना पड़ेगा 15 का, यहाँ कर लो। अगर ये 75 चक्कर लगाएगा तो ये चक्कर कितने लगाएगा 90, 1 मिनट में ये 75 चक्कर लगाता तो 1 मिनट में कितना लगाएगा 90, 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है 75, तो 1 मिनट में कितने लगाएगा 90। भाई ये 5 लगाता तो ये 6 लगाता, ये 75 चक्कर 1 मिनट में लगाता तो 1 मिनट में कितना लगाएगा 90 चक्कर लगाएगा। वो पूछ रहा है कि छोटा पहिया 12 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, छोटा पहिया 12 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, 1 मिनट में अगर 90 चक्कर लगाता है तो 12 मिनट में लगाएगा 12 गुणा 90 गुणा 12 मिनट में, 1 मिनट की बात आ गई है तो 12 मिनट में कितने लगाएगा, तो 12 गुणा 90, 12 नवैया 108, 1080 चक्कर लगाएगा। कितने चक्कर लगाएगा 1080 चक्कर लगाएगा। बात क्लियर हो पा रही है। आपको करना क्या था, दोनों का एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 150 आ गया, दोनों का एलसीएम कितना होगा 150, तो 6 चक्कर लगाना, 150 दांत को कवर करने में 6 चक्कर, तो ये कितना 5 चक्कर। अपन रिलेशन निकाली चक्कर में, ये 5 लगाता है तो इसको 6 लगाने पड़ते, जब ये 5 बार घूमता तो ये अपने मन से कितने बार घूम जाता 6 बार घूम जाता है, और ये 15 5 75, 15 छक्का 90, क्यों, क्योंकि इसको 75 चक्कर लगाने में 1 मिनट लगता है, तो अगर ये 75 चक्कर लगाएगा तो ये 90 चक्कर लगाएगा, 1 मिनट में लगाता है दोनों, 1 मिनट में 75 चक्कर ये लगाता है, 1 मिनट में 90 चक्कर ये लगाता है। तो पूछा कि 12 मिनट में कितना लगाया, छोटा वाला पहिया, छोटा वाला कितना हो जाएगा 12 नवैया 108, 1080 चक्कर लगाए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 6वें का बी। 7 नंबर देखिएगा, सात नंबर में लिखा गया है दो संख्याओं का मासा और लासा 144 और 864 है, यदि एक संख्या 288 है दूसरी संख्या क्या होगी। ये भी एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, आप जान सकते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता क्या है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो कह रहा है दो संख्याओं का मासा कितना दिया गया 144 इंटू एलसीएम दिया गया 864। कह रहा यदि एक संख्या 288 है, एक संख्या 288 दूसरी संख्या निकालना है, एक 2 बार कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौको 8, 3 6 2 2 6, दूसरी संख्या होगी 432, दूसरी संख्या होगी 432, ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही। अगला देखिएगा 8 नंबर सवाल, तीन अंकों की एक संख्या में सैकड़े के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का दोगुना है और संख्या के अंकों का योग 18 है। यदि अंकों के स्थान को बदल दिया जाता है तो संख्या में 396 की कमी आ जाती है। तो संख्या के सैकड़े और दहाई के स्थान के अंक का अंतर बताइएगा। तीन अंकों की एक संख्या है, तीन अंकों की संख्या ये मानेंगे, जैसा मान लीजिएगा x प्लस 10y प्लस 100z, x प्लस 10y प्लस 100z, ये तीन अंकों की कोई संख्या मान ली हम लोगों ने। अब इसमें क्या कहा गया, ये नंबर हो गया कोई, x इकाई का अंक है, y दहाई का अंक है और z आपका सैकड़ा का अंक है, 100 डिजिट। तीन अंकों की एक संख्या में सैकड़े के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का दोगुना है। सैकड़ा वाला जो अंक है, z वाला जो अंक है, z वाला जो अंक है वो कह रहा है इकाई के स्थान के अंक का दोगुना है। इकाई का स्थान कितना है, z बराबर लिखा है 2x, ये लिख रहा है z बराबर कितना लिख रहा है 2x, और संख्या के अंकों का योग 18 है। संख्या के अंकों का योग, अंक कौन कौन से हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका योग कितना है हमारे पास 18 है। आगे लिख रहा है यदि अंकों के स्थान को बदल दिया जाता है, यदि अंकों के स्थान को बदल दिया जाता है तो संख्या में 396 की कमी आ जाती है। अंकों के स्थान को बदलिए, तो यहाँ पे अगर बदल दें तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा 100x, 10y का तो 10y रहेगा ही भाई,
टेन वाई का टेन वाई, यहाँ हो जाएगा जेड। अगर अंकों के स्थान को बदल दिया जाए, अगर अंकों के स्थान को बदल दिया जाए तो संख्या 300, तो संख्या में 396 की कमी आ जाती है। अब 396 क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। संख्या में कितनी कमी हो जाती है, 396 की कमी हो जाती है। बात क्लियर हो पा रही है। अगर इसको घटा दिया जाए तो ये बड़ा होगा, ये क्या होगा, छोटा हो जाता। ये बड़ा होगा, ये क्या हो जाएगा, छोटा। तो इसको माइनस लगा दो, माइनस बराबर कितना आ जाएगा, 396। इसमें से घटाओ तो टेन वाई से टेन वाई कट जाएगा, 100 जेड में से जाएगा तो कितना बचेगा, 99 जेड, माइनस एक्स बचेगा तो 99 एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 396। 99 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा जेड माइनस एक्स बराबर 306। कट रहा किसी से, 4 से कट जाएगा तो जेड माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कितना, 4। जेड माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 4। अब वैल्यू रख दीजिएगा, जेड बराबर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे अगर जेड बराबर 2x रखा जाए, जेड बराबर जेड माइनस जेड बराबर 2x आ गया है और जेड माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, 4 आ गया है। तो यहाँ पे देखो जेड बराबर 2x रख दो, यहाँ पे 2x माइनस एक्स बराबर कितना, 4। तो एक्स बराबर कितना आएगा बेटा, 4 आ जाएगा। x अगर 4 होगा, आप समझिए, अगर x 4 होगा तो z कितना होगा, अगर x 4 होगा तो z कितना हो जाएगा हमारे पास, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो z बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8। x बराबर कितना हमारे पास 4, तो z बराबर कितना हो जाएगा 8, बराबर कितना हो जाएगा 8। अब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18 दिया गया, तो हम लोग को y की वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा 4, जो 8 4 12, y प्लस 12 बराबर 18, तो y बराबर हो जाएगा 6। y बराबर कितना हो जाएगा 6। पूछा गया था तो संख्या के सैकड़ा का स्थान, ये वाला सैकड़ा का था, सैकड़ा का स्थान और दहाई के स्थान के अंक का अंतर, दहाई। जेड माइनस वाई पूछा गया था, जेड माइनस वाई, जेड कितना था 8 माइनस 6 बराबर कितना होगा 2। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है। आगे चलते हैं हम लोग, 9 नंबर सवाल। अच्छा सवाल था ये वाला। दो संख्याओं का योग 32 है, उनके वर्गों का योग 514 है। दो संख्याओं का योग 32 है, दो संख्याओं का योग 32 है और उनके वर्गों का योग 514 है। तो इनके गुणनफल बताइए। इनका क्या निकालना, हम लोग को गुणनफल निकालना। ठीक है, गुणनफल कैसे निकाल लेंगे भाई, अगर हम लोग जानते हैं a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1024 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना 514। 514 यहाँ जाएगा तो यहाँ बचेगा 0, 1 10 में से 5 तो 10 बराबर ए भी बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। पूछ रहा था संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, सी होगा। संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, सी 255। 10 नंबर सवाल देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। दो 240 के कुल कितने समगुणनखंड होंगे, 240 के कुल कितने समगुणनखंड होंगे। तो 240 के पहले प्राइम फैक्टर निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले 0 को अलग किया करो। 0 को अलग करेंगे तो लिखेगा जाएगा हमारा कितना, 24 गुणा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 गुणा 10। तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 8 गुणा 3, ये तो 24 हो गया, इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5। यहाँ पे 0 को जो लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 8 3 24। यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। गुणा में घाते जुड़ती हैं, गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहाँ होगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए।
अब यहाँ से सवाल लगाना था, वो कह रहा सम गुणनखंड। अगर देखो सम गुणनखंड के लिए हमेशा आगे कितना रहना चाहिए, 2, हमेशा कितना रहना चाहिए 2, तो 2 निकाल लो कॉमन। अगर सम बनाना तो यहाँ पे कितना लेना चाहिए हमको, 2, तो यहाँ 2 निकाल लो। यहाँ बचेगा कितना, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, खत्म हो गया सवाल। ये आपकी सम बताएगा, अंदर जो भी है वो सम रहेगा। किसी भी संख्या में आगे क्या बताना पड़ेगा, सम। इवन बनाने के लिए आपका ये 2 हमारा हो गया सम बनाने के लिए। अब बताइए 3 का कितना हो जाता है, 4, 1 का कितना होगा 2, 1 का कितना होगा 2 और 1 का कितना होगा 2, क्योंकि 0 से काउंट करते हैं, 0 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 4, 0 से काउंट, मतलब 0 काउंटिंग शुरू होगी, 2 की पावर 0 से काउंट करेंगे, 2 की पावर 3 तक कितने होंगे 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। इसके सम गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे आपके 16। अगर पूछ लिया तो विषम कैसे निकाले जाए, तो क्या करते, 2 वाले को छोड़ देते, विषम में 2 होना ही नहीं चाहिए, तो 2 की पावर 4 को छोड़ देते, बाकी आपके क्या हो जाते, विषम हो जाते। बात क्लियर हो पा रही है। और विषम सम बनाने के लिए सिर्फ 1 2 को बाहर करो, वो हमेशा क्या का न्यूनतम करेगा, आपका सम का न्यूनतम। बात क्लियर हो पा रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर। कह रहा है व्हाट विल बी द कॉमन फैक्टर ऑफ, एक संख्या लिखी गई है, कॉमन फैक्टर के लिए पूछ रहा है 127 पावर 127 प्लस 97 पावर 127। और एक और संख्या लिखी गई है इसके साथ 127 पावर 97 प्लस 97 पावर 97। ऐसा कुछ सवाल लिखा गया, कह रहा इसका ओवरनेस्ट फैक्टर क्या होगा। ओवरनेस्ट फैक्टर के लिए आप समझिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टर क्या होता है, ए प्लस बी, और पड़ोस में और भी होता है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है ए बी। अब इसके बारे में हम लोग जब अलजेब्रा पढ़ेंगे, पूरा अपना बैच लेकर आएंगे, उसे पूरा डिस्कस करेंगे। जब भी यहाँ पे विषम घात होगी, अगर जब भी यहाँ पे विषम घात होगी तो इसका निश्चित तौर पर ए प्लस बी घात बनेगी। क्या बनेगी, प्लस वाले में, याद रखिएगा यहाँ प्लस है, अगर यहाँ प्लस है और यहाँ पे विषम घात है, यहाँ विषम घात है, तो इसका एक फैक्टर ए प्लस बी हमेशा आएगा। कितना आएगा, ए प्लस बी हमेशा एक फैक्टर आपका आएगा। इस बात को हम लोग समझ गए, यहाँ प्लस होना चाहिए। जबकि अगर ऐसा होता है यहाँ पे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, तो इसका ए प्लस बी कोई फैक्टर नहीं होता, इसका कोई फैक्टर ए प्लस बी नहीं होता। याद रखिएगा, प्लस में विषम, प्लस में अगर विषम है, प्लस में अगर ऑड है, प्लस में क्या है आपका ऑड है, तो आपका ए प्लस बी फैक्टर प्राप्त होता है। जबकि माइनस वाले के साथ कोई समस्या नहीं होती। माइनस वाले में अगर आपका ये लिखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब भी इसका ए माइनस बी रहेगा एक फैक्टर। ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 लिखें तो भी ए माइनस बी रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, एक बात क्यों लिखें ना, तो माइनस के साथ तो दोनों में ए माइनस बी आएगा, तो माइनस के साथ तो कोई टेंशन है नहीं है, माइनस के साथ कोई टेंशन है नहीं है। अब याद रखिएगा, माइनस के साथ दोनों में ए माइनस बी आ जाएगा, दोनों में, यहाँ भी आ जाएगा ए माइनस बी और ए माइनस बी यहाँ भी आ जाएगा। लेकिन प्लस के साथ समस्याएं हैं, प्लस के साथ अगर विषम है तो आपका ए प्लस बी फैक्टर आएगा, अगर सम है तो इसका ए प्लस बी फैक्टर नहीं आएगा। तो 4 कंडीशन में से एक कंडीशन जो फॉलो नहीं करती है, प्लस विषम सम घात में प्लस में कोई फैक्टर उत्पन्न नहीं होता है। इसमें बन जाएगा फैक्टर, भाई यहाँ पे विषम पावर है, यहाँ भी क्या है आपकी विषम पावर है, तो आप यहाँ देखिएगा, तो आप यहाँ देखें अगर इसका जो फैक्टर आएगा 127 प्लस 97, यहाँ का इसका भी फैक्टर आएगा, इसका भी एक फैक्टर आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 97, दोनों का फैक्टर यहाँ से आएगा। बाकी दूसरा फैक्टर और भी रहेगा, इसका भी दूसरा कुछ और रहेगा, इसका भी दूसरा कुछ और रहेगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, बस यही दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ से अगर कॉमन निकाला जाए तो ये दोनों कॉमन होंगे, तो 7 7 14, 9 2 11 1 12, 224 हो जाएगा। यहाँ से भी आएगा 224, यहाँ से भी 224 आएगा, तो उभयनिष्ठ फैक्टर हो जाएगा। बात क्लियर। माइनस वाले में कोई समस्या नहीं होती, आप समझिएगा। माइनस वाले में आपको क्या रहेगा, चाहे प्लस वाला हो, माइनस वाली अगर है, चाहे आपकी ऑड पावर हो चाहे आपकी इवन पावर हो, कोई समस्या वहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर प्लस वाला है तो उसके साथ, प्लस वाला है उसके साथ आपकी किस में समस्या है, ऑड वाले में समस्या नहीं है, लेकिन इवन वाले में समस्या है।
प्लस में ऐसा लिख लीजिए, प्लस में अगर दिया गया बीच में और पावर काय की है, अगर इवन की है तो कोई फैक्टर नहीं होगा, ऐसा लिख लीजिए। प्लस बीच में दिया गया और पावर काय की है, इवन की है, तो कोई फैक्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर नहीं निकाल सकते। एलसीएम एचसीएफ में से सवाल आ चुका है, तो प्लस पावर इवन है तो इसमें कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। कोई संख्या 50 से घटकर 330/7 हो जाती, कमी परसेंट ज्ञात कीजिए। इस टाइप का एक मतलब अप्रोच के लिए हम सवाल दिया था ये वाला। लिखा गया है कोई संख्या 50 से घटकर कितनी हो जा रही है, 330/7। तो आपको उसको रेशियो बना लेना है। 50 से घटकर, 50 से घटकर, तो यहाँ रेशियो बनाएंगे तो ये कट जाएगा, 7 5 1 35 से घट करके कितनी हो जा रही है, 33 हो जा रही है, बस। 7 5 1 35, 35 से घटकर कितनी हो जा रही है, 33 हो जा रही है। कितनी घट गई है, 2 घट गई है। कहाँ से घटी है, 35 से घटी है। हाँ, गुणा कितना आ जाएगा, 100%। 5 7 35, 5 20, 40/7, 7 5 35, 5/7, 5 सही 5/7% ही क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब भी आपको परसेंटेज निकालना तो कोशिश करिएगा रेशियो बना के खत्म कर दे सवाल। बात क्लियर हो पा रही। अगला सवाल देखिएगा 13 नंबर। संख्या 20 32 50 80 100 + x 340 एक संख्या दी गई है, आरोही क्रम में लिखी गई है, कोई बात नहीं। इनकी मध्य का 190, तो x का मान बताइए। इस टाइप का सवाल मेंस में आया था, थोड़ा सा आप देखिएगा वहाँ पे। यहाँ कुछ आसान है, लेकिन संख्या एक क्रम में दी गई है। कितनी संख्याएं पहले तो याद कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं। 9 संख्याएं हैं अगर, तो भैया मीडियन क्या होगी, 9 संख्याओं की मीडियन क्या होगी, 9 + 1/2 पद, क्या हो जाएगा, 5। फिफ्थ पद आपका क्या होगा, मध्य का होगी। फिफ्थ पद का मान जो दिया गया है, मध्य का 190 दी गई है। मध्य का कितनी दी गई, 190 दी गई है। फिफ्थ पद कौन सा है इसका, इस सीरीज का फिफ्थ पद है 100 + x, तो x बराबर आ जाएगा 90। इस सीरीज का फिफ्थ पद है आपका कितना, 100 + x, तो फिफ्थ पद आएगा तो 190 बराबर 100 + x हो जाएगा। ये इंपोर्टेंट सवाल है, अभी जो एसएससी पूछ रहा है इस समय 14 नंबर में। पूछ रहा है मानक विचलन बताइए इसका, सॉरी मानक विचलन दिया गया है, प्रसरण बताना है इसका, वेरिएंस बताना है। तो v बराबर हो जाएगा, वेरिएंस बराबर क्या हो जाएगा, ऐसा होता है। मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो v बराबर हो जाएगा सिग्मा का स्क्वायर, है ना। तो मानक विचलन, तो इसका कितना हो जाएगा हमारे पास, मानक विचलन दिया गया 4.5 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 25, 4 5 20, 20.25, 20.25। इसका वेरिएंस जो रहेगा कितना रहेगा, 20.25। ए वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है ना। कौन सा कर रहा है, ए वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला सवाल देखिएगा 15 नंबर। फिर इसमें एक सांख्यिकी का सवाल दिया गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेंज एंड मोड ऑफ द अबव डाटा। रेंज मतलब परास, रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो अगर आप देखें इसकी रेंज क्या हो जाएगी, सबसे कम क्या है 7, मैक्सिमम कितना 57, तो 57 - 7, ये इसकी रेंज हो जाएगी 50। रेंज मान होता है परास। और कह रहा है इसका बहुलक, मोड क्या है,
जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको मोड कहते हैं ना। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, 11 की। इसका जो मोड होएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मोड मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर कितनी है, 11। इन दोनों का वो क्या पूछ रहा है, आपका डिफरेंस पूछ रहा है। तो वो लोग कितना भिन्न है, कितना अलग है, डिफरेंस निकालना है। तो हो जाएगा 50 - 11 बराबर 39। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16 नंबर देखिएगा, एक ग्राफ दिया गया है, ग्राफ का अध्ययन कीजिएगा 16 से 20 में। और वो कह रहा कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष कौन सा था। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष क्या था, आप देखेंगे ऑप्शन में तो 16-17 में, क्योंकि 16-17 53 से कितना हो रहा है, 65 हो रहा है। 15-16 में 53 था, 16-17 में 65 हो जा रहा है। तो वृद्धि आपकी यहीं से दिखेगी आपको, 53 से कितना हो जा रहा है, 65 हो जा रहा है। तो 16-17 इसका आंसर सही होगा, 2016-17। और 16 का आएगा सी वाला। 17 पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ गया। ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इंक्रीज बाई % ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 4 ईयर्स, कह रहा है। तो पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन % बढ़ गया है। तो आपको पहले 4 वर्ष का निकाल लेना, अगले लास्ट 4 वर्ष का निकाल लेना है, उनका आप निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, 17 का हो जाएगा बी 22.2। अच्छा, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन सभी को जोड़ करके 8 का भाग दे देंगे तो आपका निकल आएगा 19। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही, इसको भी आप निकाल लेंगे। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन कितना गुना था, कितना उत्पादन कितना था, ये अब आपको हमें लगता है आप सॉल्व कर लेंगे। एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा। 16 का आएगा सी 2016-17, 17 का आएगा बी 22.2, 18 का आएगा 62.5 मीट्रिक टन, बी 18 का बी, 19 का आएगा ए 2018-19 और 20 का आएगा डी 3/4। ठीक है ना। आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करिए। 2024 के लिए जो आप लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई वाले भी तैयारी कर रहे होंगे, ये आपको क्या करना क्या है कि हमारे टेलीग्राम से इस पेपर को निकाल लेना, उसको सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाता है। थैंक यू सो मच।